Hello students, welcome to the amazing platform of NCERT वाला. So my dear students, congratulations, आपने सक्सेसफुली 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और हमने 3rd चैप्टर भी शुरू कर दिया है विच इज द केमिकल काइनेटिक्स. आज हम उसके लेक्चर 2 पर हैं. आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर लगाया है और सारी चीजें क्लियर हैं. फर्स्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमने उसमें सारे बेसिक टर्म्स स्टडी किए हैं जो आपको इस चैप्टर में हर पॉइंट पे यूज होंगे. तो अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं अटेंड किया तो वो जरूर अटेंड करना, तभी आगे के चैप्टर लेक्चर समझ आएंगे. ठीक है, तो चलो यार आज स्टार्ट करते हैं. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमने लास्ट लेक्चर में ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी पे इसको छोड़ा था, तो हम अब इसी से इसको आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे. तो लेट्स सी आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं. आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी. उसी को और डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ऑर्डर, क्या होती है मॉलिक्यूलैरिटी. रिवीजन भी हो जाएगा, डोंट वरी. नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कि फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं आपके रेट ऑफ रिएक्शन को. हाँ ठीक है, फैक्टर्स हम अब मैंने आपको बताए भी थे. उन्हीं फैक्टर्स में से हम कॉन्सेंट्रेशन वाले फैक्टर को यूज करने वाले हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बेटा जीरोथ लॉ. ठीक है, अब ये क्या है मैम? ये धीरे धीरे सारी चीजें समझ आएंगी, सब कुछ अभी थोड़ी समझ आ जाएगा. लेक्चर भी तो अटेंड करना पड़ेगा ना. यस, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपके सामने मैम ने कल लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था कि रिएक्शंस जो होती है ना वो 2 तरह की होती हैं. एक होती है वन स्टेप रिएक्शन, जैसे कि अगर मैंने बोला ए से बी बन रहा है और एक ही स्टेप में बन रहा है, सिंगल स्टेप रिएक्शन. ठीक है, तो वो होगी आपकी वन स्टेप रिएक्शन. और बेटा इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन. ठीक है मैम, हम इसको ना एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, कहीं पे ये नाम सुनाई दे जाए तो डर मत जाना, कहीं पे बोल दो मैम ये तो आपने बताया ही नहीं. होता वन स्टेप रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन ही है. ठीक है, उसके बाद में दूसरा मैम ने बोला था कि मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं. मल्टी स्टेप रिएक्शंस क्या होते हैं? जिसके अंदर बेटा आपको मेजर दिखाया तो यही जाता है सिंगल लाइन में कि आपको ए से मान लो डी मिल रहा है. ठीक है, लेकिन ए से डी इतना आसानी से नहीं मिलता. उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं मतलब यहां पे फिर आपको ना मैकेनिज्म दिखाया जाता है और उस मैकेनिज्म के अंदर बताया जाता है कि पहले ए जो था वो 2b में बनता है. ठीक है, ए से 2b बनता है और फिर इस मान लो 2b से आपका कुछ लेटर से 3c बनता है और फिर इस 3c से बेटा आपका लेटर से d बनता है. ठीक है, तो अब एक्चुअल में अगर आप नेट देखोगे तो क्या हुआ मैम? अगर हम देखें तो 2b से 2b कैंसिल हो गया, 3c से 3c कैंसिल हो गया, बना तो मैम a से d ही है. लेकिन अगर आप बीच में देखोगे तो बेटा 3 अलग अलग स्टेप्स होने के बाद आपको a से d मिला है. तो ये जो होती है इसे बोला जाता है मल्टी स्टेप रिएक्शन. मल्टी स्टेप रिएक्शन, और मल्टी स्टेप रिएक्शन के साथ इसका एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है. ठीक है, तो ये बेसिक चीज आपको मैम ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी और आपको क्लियर भी हो गई थी. ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन जो आपके मन में आना चाहिए और आया भी होगा कुछ कुछ स्टूडेंट्स के मन में कि मैम ऐसा क्यों होता है कि कोई तो रिएक्शन सिंगल स्टेप है, कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप है. मैम इसके पीछे भी तो कोई रीजन होगा ना, ऐसे ही थोड़ी है सब कुछ. आप बोलते हो हर चीज के पीछे का रीजन. यस, तो बेटा हर चीज के पीछे का रीजन होता है और अब हम ये समझेंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है. और इसके पीछे का रीजन समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगी रिएक्शंस के बारे में. तो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं. अब इस ग्राफ में आपको समझना क्या है. ठीक है, अब इस ग्राफ में बेटा मैं आपको दिखाऊंगी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिखाने वाली हूं मैं, एक रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. नहीं समझ आया ये वर्ड तो चलेगा, मैम अभी आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगी. इमेजिन क्या करना है, पहले मैं थोड़ी सीधी लाइन लगा लूं. मैम को ना सीधी लाइन बनाने में बहुत दिक्कत है. अरे यार कभी भी ना यहाँ पे सीधी लाइन नहीं लगती है, पता नहीं क्यों. तो इमेजिन करो कि ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है. ठीक है, ये भी स्ट्रेट है. अगर तुम्हें सीधी नहीं दिख रही इसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग टेढ़ा हो रखा है. ठीक है, ओके. तो बेटा अब इसमें क्या होता है, ये जो होता है ना ये आपको एनर्जी दिखाता है. ये क्या होता है? एनर्जी दिखाता है. वाई एक्सिस पे आपके पास एनर्जी होती है. ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है? यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, अब होता क्या है बेटा, कोई भी रिएक्शन है, मान लो आपने एक रिएक्शन बोली जिसके अंदर आपके रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. रिएक्टेंट्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. ओके,
ठीक है बेटा, मैं ना इसको थोड़ा छोटा बना रही हूँ क्योंकि मैं दोनों टाइप के आपको रिएक्शंस इसी में ही समझा दूंगी, तो मैम थोड़ा छोटा ही बना लो, क्या पता स्ट्रेट लाइन ही लग जाए, है ना। स्ट्रेट लग रही है क्या? हाँ ठीक है, स्ट्रेट ही है। अब देखो होता क्या है, यहां पे आपकी एनर्जी होती है, अब आपके पास में क्या है, आपके रिएक्टेंट्स हैं जो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब मैम ऐसा क्यों होता है, ऐसे बैठे बैठे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं, इसके पीछे भी कोई रीजन होता होगा। आपने एक वर्ड बोला सुना होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्यों कुछ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती हैं और क्यों कुछ रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं, अब उस चीज को समझो। अब देखो बेटा, आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर हर कोई ना अपनी एनर्जी को कम करके लेस एनर्जी में ज्यादा स्टेबल होता है। आई होप ये सभी को याद है, मैंने आपको बताया भी था कि मान लो आपके अंदर बहुत एनर्जी है, एक बच्चे के अंदर अगर बहुत एनर्जी होती है तो वो कूदता भागता रहता है, इधर खेलता है उधर खेलता है, पूरा दिन घूमता रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी है। अब उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, फिर क्या होगा, रात को चुपचाप शांति से सो जाएगा, कितना क्यूट भी लगता है ना। हाँ, तो बस सेम वैसे ही बेटा, जब आपके पास में एनर्जी कम होती है तो आप स्टेबल पोजीशन में होते हो, जब आपके पास में ज्यादा एनर्जी होती है तो आप अनस्टेबल होते हो, ठीक है। सेम वही चीज यहां पे लगती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में। जब भी कोई स्पीशी के पास में ज्यादा एनर्जी होगी तो वो अनस्टेबल होगी, और जब भी कोई स्पीशी के पास में कम एनर्जी होगी तो वो स्टेबल पोजीशन में होगी। और हर एक अनस्टेबल जो चीज होती है, स्पीशी होती है, वो स्टेबल में कन्वर्ट होना चाहती है, यानी कि ज्यादा एनर्जी वाले हमेशा अपनी एनर्जी देकर कम एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहते हैं। अब होता क्या है, अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में होता क्या है बेटा, कि आपके जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स में अपने आप कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में अपने आप कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो आप उस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कहते हो, क्योंकि आपको अपने आप से कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ी उसमें। अब उसमें बेसिकली हो क्या रहा होता है, सोचो खुद से एनर्जी के टर्म्स में, किसके पास कम एनर्जी होगी और किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में से, अगर हम ये चाहते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो। अगर मैम रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो पक्का रिएक्टेंट्स के पास में ज्यादा एनर्जी होगी, हाई एनर्जी होगी इनके पास, और ये क्या करना चाहेंगे, ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना चाहेंगे। अब वो अगर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं अपने आप, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट फॉर्म में लेस एनर्जी होगी मैम, यानी कि यहां पे लेस एनर्जी होगी। ये बात समझ आ रही है, अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो पक्का रिएक्टेंट्स में ज्यादा एनर्जी है और प्रोडक्ट्स में कम एनर्जी है, ठीक है। यस, इतना समझ आ रहा है। तो बेसिकली आप अगर यहां पर देखोगे तो मान लो मैंने ये रिएक्टेंट्स बोले, तो यहां पे कहीं पे प्रोडक्ट्स होंगे, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। अब देखो रिएक्टेंट्स में तो इतनी एनर्जी है, ठीक है, और प्रोडक्ट्स में इतनी एनर्जी है, तो कम एनर्जी कहां है, प्रोडक्ट्स में है। तो मैम कम एनर्जी प्रोडक्ट्स में है, इसीलिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो बेटा जो आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं उनका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। ये उनका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स हाई एनर्जी वाले कम एनर्जी वाले प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होना चाहते हैं। इतनी बात समझ आ गई होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहती हूं। इमेजिन करो कि ये रिएक्टेंट्स जो है ना, जैसे कि AA प्लस BB है, जो आपके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं 2AB, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। अब क्या समझना है यहां पे, ये जो आपकी जगह है, ये जो ऊपर जगह है, इसको कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन स्टेट। तो मैं जिसको TS से रिप्रेजेंट कर देती हूं, TS का मतलब है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ओके। अब समझो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। मैम व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट, यार हमें नहीं समझ आ रहा कि ट्रांजिशन स्टेट क्या है। तो बेटा ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, अब उस चीज को आपको समझना है। देखो आपके पास में मैम ने अभी बताया आपको कि AA और BB प्रोडक्ट्स हैं जो आपस में मिलके AB रिएक्टेंट्स हैं, AA और BB जो आपस में AB प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। तो होगा क्या कि ये आपके पास में AA है, ये BB है, ठीक है, और ये आपको AB बना के देना चाहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब समझो मैं एक बार ये इरेज कर रही हूं इनके बीच का बॉन्ड। क्यों, अरे यार क्या करते हो मैम, सब खराब कर दिया है ना, ठीक है। अब देखो समझो इस बात को, मान लो A और A था और B और B था, यहां से आपके पास में आपका प्रोडक्ट बनाना है, तो कैसे बनेगा।
अगर ए और ए आपस में अपना बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है, और बी आपस में अपना बॉन्ड तोड़ेंगे, तभी तो ए और बी के बीच में नया बॉन्ड बनेगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि बेटा यहां पर ये अपना बॉन्ड जो है तोड़ रहे होते हैं, ये अपना बॉन्ड तोड़ रहे होते हैं, सेम टाइम पे इनके बीच में एक नया बॉन्ड बन रहा होता है। तो ये बॉन्ड टूट रहा होता है और ये बॉन्ड बन रहा होता है, और फाइनली जब आप प्रोडक्ट्स में आते हो तो आपके पास में क्या हो जाता है, आपको ए बी प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। यानी कि वो पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है ना, इसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं जब आपके बॉन्ड्स बन भी रहे होते हैं, नए बॉन्ड्स बन रहे होते हैं और पुराने बॉन्ड्स टूट रहे होते हैं, उस स्टेट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, और अगर कोई चीज अनस्टेबल है इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है ना। और बेटा ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रिएक्टेंट से भी ज्यादा होती है, इसीलिए ये देखो इसके बीच का एनर्जी प्रोफाइल कितनी ज्यादा है ना। तो इसीलिए अब आपको समझ आ गया कि पहले रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होना चाहते हैं तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होगी, अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होगी। अब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे तो बॉन्ड टूटेंगे भी और बॉन्ड बनेंगे भी। तो जब बॉन्ड टूटते और बनते एक साथ हैं, उस पॉइंट को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, और उस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी और भी ज्यादा होती है। ठीक है, यस। अब बेटा अगर कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन है, अगर कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यानी कि एक ही स्टेप के अंदर आपके रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए, तो ऐसे सिंगल स्टेप रिएक्शन में एक ही ट्रांजिशन स्टेट होगी। तो आप यहां पे अपने पास में नोट बना के लिख सकते हो दैट इन single step reaction, in single step reaction there is only one transition state, सिर्फ एक ही ट्रांजिशन स्टेट होती है। ठीक है, तो क्या सुना आपने कि भाई सिंगल स्टेप रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांजिशन स्टेट होती है, क्योंकि रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में टूट जाते हैं। ठीक है, अब बेटा ये तो समझ आ गया मैम, सारी की सारी चीजें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लिखना चाहते हो तो पॉज कर लो, लिख लो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, हमने सारी चीजें समझ ली। अब देखो यहां तक तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैम मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो क्या होगा बेटा। मल्टी स्टेप रिएक्शन का एग्जाम्पल देखो। ठीक है, अब यहां लिख रही है मैम मल्टी स्टेप। अब मल्टी स्टेप रिएक्शन में क्या होता है मैम, मल्टी स्टेप रिएक्शन में ना ए जो है वो सीधा डी में नहीं कन्वर्ट होता। ऐसे देखने में तो ऐसे ही लगता है कि सीधा डी में कन्वर्ट हुआ है, पर एक्चुअल में ए जो है वो सी में कन्वर्ट होगा, मान लो सी जो है वो बी में कन्वर्ट होगा, और फिर बी जो है वो डी में कन्वर्ट होगा। तो जो मेरी फाइनल रिएक्शन है वो आई है। तो यानी कि आपके पास में 3 स्टेप्स बीच में हैं जिससे आपको ए से डी मिला है। तो अगर आप इसका एनर्जी प्रोफाइल बनाओगे तो क्या बनाओगे, ऐसे सीधी लाइन लगेगी, ये सीधी लाइन लगेगी, यहां पे आपके पास में एनर्जी होगी। ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे मैम, आपके पास में ये तो मुझे पता है कि ए की एनर्जी ज्यादा है तभी तो डी बन रहा है, यानी कि मैम ए यहां पे होएगा और डी कहीं पे यहां पे होगा। ठीक है, ए की एनर्जी ज्यादा होगी, डी की एनर्जी कम होगी। अब देखो होगा क्या, ए पहले सी में जाएगा, तो मान लो ए जो है वो पहले सी में गया। ठीक है, तो ये यहां पर आपका ए जो है वो सी में चला गया, और मैं कह रही हूं कि ये सी है। अब बेटा अगर ए सी में जा रहा है इसका मतलब है इसकी सी की एनर्जी ए के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, अब मैम सी जो है वो कहां जा रहा है बेटा, बी में जा रहा है, यानी कि बी की एनर्जी सी से भी कम होगी। तो यानी कि इस सी को आप बी में कन्वर्ट करोगे, तो मान लो ये आपका B है, तो B की एनर्जी C से कम होगी, और B जो है वो D में जा रहा है, यानी कि D की एनर्जी B के कंपैरिजन में भी कम होगी। तो ऐसा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपका बनेगा। ठीक है, अब अगर आप यहां पे ट्रांजिशन स्टेट्स देखना चाहोगे तो ये वो पॉइंट है बेटा जहां पर A जो है वो किसमें, C में कन्वर्ट हो रहा होगा। ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट 2 होगी, तो ये ट्रांजिशन स्टेट 1, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 और ये ट्रांजिशन स्टेट 3 होगी। समझ आ रहा है, इस वाली रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेट, इसकी ट्रांजिशन स्टेट और इसकी ट्रांजिशन स्टेट, और फाइनली आपको ए से क्या मिल गया, डी मिल गया। तो यानी कि जो आपके मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं उनमें अलग मोर नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं। ठीक है, तो यानी कि आप क्या कह सकते हो, नोट बनाकर
in multi-step reactions, we have more than one transition state. तो आपके पास में एक से ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं, ठीक है। तो अब आपको इससे समझ आ गया होगा कि क्यों कुछ रिएक्शन सिंगल स्टेप होती हैं और क्यों कुछ रिएक्शंस मल्टी स्टेप होती हैं, ठीक है। यस, अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत क्लियरली कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, जिसके अंदर मैंने आपको यह बताया था कि बेटा मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है वो आपको एक्चुअली कितने रिएक्टेंट्स ने कोलाइड किया है वो बताती है ना। और मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्टेप के लिए ही डिफाइन कर सकते हो। जहां पर सिंगल स्टेप में जो आपकी मॉलिक्यूलैरिटी होगी बेटा, ऑर्डर भी सिंगल स्टेप का वही होता है। लेकिन अगर कोई कह दे कि आपको मल्टी स्टेप रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी बतानी है, तो आप कहोगे कि मल्टी स्टेप की कोई मॉलिक्यूलैरिटी नहीं होती है, हम मॉलिक्यूलैरिटी नहीं डिफाइन कर सकते। लेकिन मल्टी स्टेप रिएक्शन का ऑर्डर जो है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, तो वो आप डिफाइन कर सकते हो। आई होप इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब आप अच्छे से समझो इसको बेटा, मैं 2C, ठीक है, और इसको मैं 3B ऐसे बना रही हूं। क्यों बना रही हूं अब मैं आपको समझाती हूं। देखो, मैम ने आपको इस सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए मान लो मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन करवाई है, ठीक है। तो मैम ने बोला सिंगल स्टेप के लिए तो हम मॉलिक्यूलैरिटी बता सकते हैं। मान लो आपका एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो मैम यहां पर हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो हमारी कितनी हो जाएगी, लेट अस से 1, ठीक है। तो यहां पे हम कह देंगे कि मैम इसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो 1 है, ठीक है। और सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर जो होते हैं वो दोनों ही 1 ही होते हैं। तो मैम मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो ऑर्डर के इक्वल होती है, क्योंकि सिंगल स्टेप है, और वो 1 के इक्वल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक परफेक्टली क्लियर है। अब देखो, अगर आपसे कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए ऐसे बोल दे कि A से D बन रही है रिएक्शन और ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, और आप प्लीज हमें बता दीजिए कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, तो आप कहोगे कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हम नहीं डिफाइन कर सकते, नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर कोई कह दे कि ये इसका मैकेनिज्म है और हर एक स्टेप की इंडिविजुअल मॉलिक्यूलैरिटी बता दो, कहते कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी बता दो, तो एक स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी तो बता सकते हो। तो इस एक स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो 1 होगी, इस एक स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो 2 हो जाएगी, और इस एक स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी 3 हो जाएगी। लेकिन A से D के लिए मॉलिक्यूलैरिटी cannot be defined. और बेटा इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो आप एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हो, तो इसका ऑर्डर आ सकता है। ये मैम ने बताया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सबको? परफेक्टली क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें आप अपने पास लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये लिख लिया होगा, ये लिख लो। चलो अब पढ़ लो, जो मैंने बताया है वही यहां पे लिखा है। ट्रांजिशन स्टेट की डेफिनेशन लिखी है, द स्टेट व्हेन द बॉन्ड फिजन यानी कि बॉन्ड का टूटना, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कि बॉन्ड का बनना आर साइमल्टेनियस। एक साथ बॉन्ड टूट रहे हैं, जैसे ए और बी का बॉन्ड टूट रहा होगा और ए और बी का बॉन्ड बन भी रहा होगा, उसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट कहता है रिएक्शन इन विच देयर इज ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट हो is known as elementary reaction और one step reaction। दोनों में से कोई भी नाम आप उसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्रिस्टल क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब जो कल पढ़ा था उसको रिवाइज करना है फटाफट। मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है बेटा, ये आप लिख चुके हो, तो मैं वीडियो को ज्यादा टाइम नहीं दूंगी लिखने के लिए, फटाफट रिवाइज कराऊंगी। इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन one step of the chemical reaction, ठीक है। It is the number of molecules colliding simultaneously, आपको पता है, in one step of the chemical reaction। क्लियर है? परफेक्ट। अब देखो, since the probability of simultaneous collision of more than 3 molecules is rare, molecularity cannot exceed 3। ये मैंने आपको बताया था कि आपके पास में मान लो A, B और C है, A है, B है, C है, तो ये आपस में इस तरीके से कोलाइड कर सकते हैं और एक दूसरे को टच भी कर रहे होंगे,
देखो ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है इन दोनों से, और ये आपस में भी टच कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 3 पॉसिबल है। लेकिन क्या 4 मॉलिक्यूलरिटी पॉसिबल हो सकती है? 4 होने के लिए आपके पास में 4 मॉलिक्यूल जो है उनको आपस में कोलाइड करना पड़ेगा। अब आप कुछ भी कर लो, ये आपस में कोलाइड अगर करेंगे भी तो कभी भी एक दूसरे को सारे के सारे सेम टाइम पे टच नहीं कर पाएंगे, राइट? क्योंकि ए और डी एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। इसीलिए किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो 4 के इक्वल या 4 से ज्यादा नहीं होती है, ठीक है? ये आपको यहां बोला गया है। और बेटा क्योंकि ये बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आधा मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है। अरे भाई कोलाइड तो पूरा ही मॉलिक्यूल करेगा ना। तो मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होती है। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती है, 0 मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती है, ऑर्डर 0 हो सकता है, ठीक है? यस, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन कर चुकी थी। नाउ मॉलिक्यूलरिटी इज गेटेबल फ्रॉम द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ द एलिमेंट्री प्रोसेस, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला कि I2 प्लस H2 जो है वो आपको 2HI देता है, ठीक है? तो आप इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स देखो, I2 का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, H2 का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। तो यानी कि मैम यहाँ पे जो मॉलिक्यूलरिटी आ रही है वो कितनी आ रही है? 2। तो आपने क्या किया? इन दोनों के स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का सम कर दिया, ठीक है? अब कहता है टू गेट द मॉलिक्यूलरिटी वी मस्ट टेक द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द इंडिविजुअल रिएक्टेंट एंड देयरआफ्टर नीड टू गेट द सम ऑफ द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। नहीं आया समझ, है ना? अब समझो इसको सिंपल लैंग्वेज में। एक रिएक्शन ये है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी आपने कह दी 2, ठीक है? अब मैं कहती हूं कि मान लो अगर मैंने आपको एक रिएक्शन ये दी होती, ठीक है, और एक रिएक्शन मैंने आपको ये दी होती, ठीक है? अब बताओ, अब मैं कहती कि चलो भाई अब मुझे मॉलिक्यूलरिटी बताओ इन रिएक्शंस की। तो आप कहते मैम इस वाली रिएक्शन में जो मॉलिक्यूलरिटी आ रही है वो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का सम होती है, और मैं कह रही हूं सारे के सारे सिंगल स्टेप हैं। तो आप कहोगे हाफ प्लस हाफ 1 हो गया। अगर आप यहां पर देखोगे तो आप कहोगे मैम मॉलिक्यूलरिटी जो होगी ना 2 + 2 4 हो जाएगी। तो बेटा रिएक्शन तो एक ही है, H2I2 के साथ मिलके HI दे रहा है, लेकिन आपने हर रिएक्शन में अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी बता दी। तो यानी कि मैम ये ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूलरिटीज आती हैं। आपको करना क्या होता है बेटा, एक्चुअल में आपको सिंपलेस्ट नंबर का मतलब उसको सिंपलेस्ट नंबर में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर ये हाफ है और ये हाफ है, कभी भी आधा मॉलिक्यूल नहीं कोलाइड कर सकता है। तो आपको इस पूरी की पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको सिंपलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस पूरी को जब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर आपको यही वाली रिएक्शन मिल जाएगी और आपको मॉलिक्यूलरिटी 2 मिल जाएगी। अब अगर आप इसमें देखो तो आप देखोगे कि 2 कॉमन है, तो आपको इसमें से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा सबको। तो जो चीज कॉमन है या तो उसको निकाल लो, उसको सिंपलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर में आपको कन्वर्ट करना है और फिर आपको मॉलिक्यूलरिटी बतानी है। यानी कि एक्चुअल मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 2 ही है, बाकी की दोनों जो है वो गलत है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? परफेक्ट है? आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। ओके, फॉर एलिमेंट्री स्टेप ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आर न्यूमेरिकली सेम। अगर एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो उसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वो बिल्कुल सेम होगी। नेक्स्ट बोला गया है दैट ऑर्डर ऑफ वन स्टेप रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। अब इस लाइन का मतलब समझो पहले। आई होप अब तक समझ आ गया होगा। नहीं समझाया तो मैं समझाती हूं। देखो, कहता कि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। बेटा ये सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपसे इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए इसका मतलब। अब देखो, कहता सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन ले लो, मान लो 2A से B, ठीक है? तो ये सिंगल स्टेप है, तो मैम सिंगल स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी यहां पे मान लो 2 आ गई। और हमें पता है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन के अंदर जो ऑर्डर होता है, जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो ऑर्डर के इक्वल भी होती है। तो यानी कि यही आपके ऑर्डर के इक्वल होगा। अब अगर सिंगल स्टेप में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी इक्वल होते हैं और मॉलिक्यूलरिटी कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन में ऑर्डर भी कभी भी नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है?
यही इसने बोला है कि ऑर्डर ऑफ सिंगल स्टेप रिएक्शन, यानी कि क्योंकि ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी के इक्वल होता है, इसीलिए ऑर्डर ऑफ वन स्टेप रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, क्योंकि उसकी मॉलिक्यूलैरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। क्लियर? यस। तो इस तरीके से घुमा के सवाल पूछेगा, तो आपको ऐसे आंसर देना आना चाहिए। परफेक्ट है, लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम मल्टी स्टेप पे। सिंगल स्टेप समझ आ गया, ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी समझ आ गया, तो मल्टी स्टेप में इतना दिक्कत नहीं आएगा। अब मैम आपको ऑर्डर कैलकुलेट करना सिखाएगी मल्टी स्टेप के अंदर, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी तो निकाल ही नहीं सकते मल्टी स्टेप में। अब हम ऑर्डर कैलकुलेट करना सीखेंगे। कैसे करना है देखो। A multi-step reaction is the assembly of many one-step reactions. बहुत सारे one-step reactions को एक साथ ले लो, एक मैकेनिज्म बन जाएगा, उससे आपको एक मल्टी-स्टेप रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात बोली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। द स्लोएस्ट स्टेप इन द मल्टी स्टेप रिएक्शन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इसको समझने के लिए आपको मैम के साथ में एक कहानी समझनी पड़ेगी। ठीक है, कहानी क्या है, आपको बस ऐसे इमेजिन करना है कि वो जो रेस नहीं होती, जो मैराथन्स होते हैं, ऐसे मैराथन्स होते हैं, ऐसे पूरा सर्कल में मैराथन होता है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे ना अलग अलग लोग खड़े रहते हैं। ठीक है, पर्सन 1, पर्सन 2 और पर्सन 3 खड़े रहते हैं इस तरीके से। फिर आपको वो क्या कहते हैं उसको, मशाल लेके भागता है, एक रनर भागता है। ठीक है, उसके बाद में वो अपने पार्टनर को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे यहाँ से यहाँ तक भागा, फिर यहाँ पे वो आके अपने फ्रेंड को वो मशाल पकड़ा देता है, फिर वो आगे भागता है और फिर आगे जाके अपने फ्रेंड को पकड़ा देता है, और फिर जो भी फाइनली एंड पॉइंट पे पहले पहुंचता है वो टीम जीत जाती है। तो मतलब कि ये रेस ना टीम में होती है। तो अब आपको इमेजिन करना है कि 3 प्लेयर्स हैं। ठीक है, देखो मुझे जितने नाम पता है मैं वही बताऊंगी। एक नाम है उसेन बोल्ट, ठीक है, एक नाम समझ लो मिल्खा सिंह, ठीक है, और एक समझ लो अनुष्का। अपने आप को तो इंक्लूड करूंगी ना, है ना। तो हम तीनों ने ना आपस में मिलकर टीम बनाई, तो वी आर द टीम, वी आर द टीम, हैप्पी टीम। देख रहे हो मैं कितने बड़े बड़े लोगों के साथ भाग रही हूं। यस, तो अब सोचो क्या होगा। अब क्या है, उसेन बोल्ट है, मिल्खा सिंह है और अनुष्का मैम है। ठीक है, अब भाई आपको पता है कि ये कितना तेज भागते हैं, आपको पता है मिल्खा सिंह कितने तेज भागते हैं, आपको पता है अनुष्का मैम कितना स्लो भागती हैं, है ना। हाँ, अब किसी ने भागा ही नहीं है कभी, तो कितना ही तेज भाग लूंगी मैं। ठीक है, तो मैं सबसे स्लो भाग रही हूं भाई। ठीक है, तो मैं क्या हूं इस टीम में, स्लो हूं। इनफैक्ट मैं इतनी स्लो हूं कि पूरे के पूरे बाकी के जो टीम्स है उनमें भी आई एम द स्लोएस्ट। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों कितना भी तेज भाग ले, कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे रॉकेट की स्पीड से आ जाए, अरे भाई अगर मैं स्लो भाग रही हूं तो क्या ये कभी रेस जीत पाएंगे? क्या ये कभी रेस जीत पाएंगे? अगर मैं ऐसे ऐसे भाग रही हूं तो नहीं जीत पाएंगे। तो मतलब कि जो रेस है वो कौन डिसाइड कर रहा है कि जीतेगा या नहीं जीतेगा? जो तेज भाग रहे हैं वो, या जो स्लो भाग रहे हैं वो? मैम या ये? वी आर द डिसाइडिंग फैक्टर, है ना, वी आर द डिसाइडिंग फैक्टर, है ना। तो बस वही बात है बेटा, वही बात है। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उस मल्टी स्टेप रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म में बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं। अब उनमें से जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, जो सबसे स्लो स्टेप होता है, वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। वो डिसाइड करता है कि आपकी रिएक्शन का रेट क्या होगा, क्योंकि जो स्लोएस्ट है वही सब डिसाइड करेगा। तुम कितना भी तेज भाग लो, अगर अनुष्का मैम स्लो भाग रही हैं तो तुम हारोगे, है ना। यही बात है, जिसकी टीम में मैं आ गई वो अपनी किस्मत को रोएगा, बस यही बात है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया है कि यहां पर हम क्या समझना चाह रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए लाइन बोलिए, द स्लोएस्ट स्टेप इन द मल्टी स्टेप रिएक्शन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब समझो मैम ये तो आपने बता दिया, बट अब हम ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रखा है। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी, दूसरा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, अब देखो करना क्या है, क्या करना है। ठीक है, एक बार मुझे देख लेने दो, जस्ट अ सेकेंड। यही है ना, हाँ ठीक है। चलो अब हम करें इस सवाल को, कैसे करना है इस सवाल को। चलो देखो बेटा, स्टेप्स अच्छे से मेंशन कर लेना, क्योंकि वैसे ही आएंगे आपके साथ, आपके एग्जाम में। पॉइंट है,
अब देखो ये मेन रिएक्शन है, ये आपकी मेन रिएक्शन है और ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है। तो इस मल्टी स्टेप रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म नीचे ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, इनफैक्ट आपको बताया भी होगा कि स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि मैकेनिज्म के अंदर जो स्लोएस्ट स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो मैम यानी कि ये क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस बोल लो, ये आरडीएस है, या फिर आप क्या कह सकते हो, ये अनुष्का मैम है। क्या है, ये अनुष्का मैम है। स्लोएस्ट स्टेप अनुष्का मैम, ठीक है। टीम में ये अनुष्का मैम है। चलो इसको थोड़ा और बनाए, चलो ठीक है। अब देखो मैम ये है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो यानी कि जो आप रेट लॉ लिखोगे बेटा वो आप इसके अकॉर्डिंग लिखोगे, ठीक है। तो मैम अगर हम रेट लॉ लिखते हैं तो अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ हमें क्या पता है कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन के। तो आपके प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे NOCl2 है और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो आपका यहाँ पे NO है ना, रेज्ड टू द पावर दे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। यहाँ पे मैम स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स तो है ही नहीं, ठीक है। 1 1 है तो हमने पावर 1 1 लिख दी, अगर यहाँ पे 2 या 3 होता तो अकॉर्डिंगली आप ये भी लिखते। तो आपने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के हिसाब से रेट लॉ फर्स्ट स्टेप कर लिया, ठीक है। अब इसका प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक रेट कांस्टेंट आएगा, मान लो के NOCl2 और यहाँ पे आ गया NO। अब देखो बेटा अगर आप ध्यान से मैकेनिज्म को देखोगे, अगर आप यहां पर ध्यान से मैकेनिज्म को देखोगे तो NOCl2 आपका यहां पर भी है और NOCl2 आपका यहां पर भी है, यानी कि फर्स्ट स्टेप में जो NOCl2 बना वो दूसरे स्टेप के अंदर पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, है ना। यस, तो बेटा ऐसा प्रोडक्ट जो एक स्टेप में बनता है और दूसरे स्टेप में कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है पूरा का पूरा, उसे इंटरमीडिएट कहते हैं, उसे इंटरमीडिएट कहते हैं। और जो इंटरमीडिएट होता है वो कभी भी आपके रेट लॉ के फाइनल एक्सप्रेशन में नहीं आ सकता, उसके रिस्पेक्ट में आप ऑर्डर नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि वो तो खत्म हो गया, है ना। इसलिए हमें इस इंटरमीडिएट को कैसे ना कैसे करके हटाना होता है। तो आप यहां पे एक लाइन लिख लीजिए अपने पास में, दैट NOCl2 इज फॉर्म्ड इन स्टेप 1 and consumed in step 2. So it is an intermediate. So it is an intermediate. And intermediate cannot be present in the final rate law expression। तो फाइनल जो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है ना, जिससे आप ऑर्डर कैलकुलेट करते हो, उसके अंदर इंटरमीडिएट नहीं आ सकता, ठीक है। तो यानी कि अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें NOCl2 को हटाना पड़ेगा क्योंकि वो नहीं आ सकता है, ठीक है। अब अगर आप फर्स्ट रिएक्शन को ध्यान से देखो बेटा तो वो एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। वो क्या है, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ये देखो ध्यान से, और ये आपका K इक्विलिब्रियम है, ये आपका K इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। चलो यहां पर अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 में बेटा जब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है तो वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन रेज्ड टू द पावर ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, है ना। तो यानी कि मैम यहां से हम कह सकते हैं दैट जो K इक्विलिब्रियम है वो किसके इक्वल हो गया, NOCl2 प्रोडक्ट है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन के अपॉन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन NO और Cl2 है। तो यहां पे आपके पास में NO है और यहां पे आपके पास में Cl2 है, ठीक है। तो क्या आप यहां से NOCl2 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां से आ जाएगा NOCl2 जो है वो आपका K इक्विलिब्रियम इंटू NO इंटू Cl2 के इक्वल आ जाएगा, राइट। यस, अब बेटा इसको आप इक्वेशन 2 बोल दो। अब देखो आपने इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। इसको क्या करो, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो पुट
NOCl2 कॉन्सेंट्रेशन इन इक्वेशन 2। ये जो आपने यहां से कैलकुलेट किया, ऐसे मत लिखो, इसको ज्यादा इजी हो जाएगा अगर इसको थर्ड इक्वेशन लिख दोगे तो ऐसे लिख दो, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो यहां से इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो R जो है आपका रेट कांस्टेंट, R जो है आपका रेट कांस्टेंट वो किसके इक्वल आ जाएगा, K तो है ही पहले से। उसके बाद में NOCl2 की वैल्यू कितनी आ गई, K इक्विलिब्रियम इंटू NO इंटू Cl2, और इस पूरे के बाद में NOCl2 के बाद में NO लिखना है। तो इसको जब आप पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में R आ जाएगा K इंटू K इक्विलिब्रियम इंटू NO की पावर 2 और Cl2, ये आ जाएगा। यस, अब देखो बेटा ध्यान से देखना, ये भी एक कांस्टेंट है और K इक्विलिब्रियम भी एक कांस्टेंट ही है, राइट। जैसे कि अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 आता है, मैम 2 भी एक कांस्टेंट है और 4 भी एक कांस्टेंट है, तो यानी कि कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू, राइट। तो ये बेटा एक कांस्टेंट वैल्यू ही होगी, ठीक है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही होगी। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूं दैट रेट इज इक्वल टू K1 लिख दूं, इसको इन दोनों कांस्टेंट्स को मैं K1 लिख दूं इस तरीके से, ठीक है, K1 इंटू NO की होल स्क्वायर इंटू Cl2, यहां पे लिख सकते हो वेयर K1 इज इक्वल टू K इंटू K इक्विलिब्रियम, ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है बेटा आपका, ये आपका फाइनल रेट लॉ आया, ये आपका फाइनल रेट लॉ आ गया, दिस इज योर फाइनल रेट लॉ। और यहां से आप बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि NO की रिस्पेक्ट में ऑर्डर है 2, Cl2 की रिस्पेक्ट में ऑर्डर है 1, और ओवरऑल ऑर्डर अगर आप रिएक्शन का निकालोगे तो 2 + 1 3 है। तो ये चीजें लिख देते हैं, ऑर्डर with respect to NO is 2. Order with respect to Cl2 is 1. And overall order of reaction is 2 + 1 = 3। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालेंगे, इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार और समझ लेते हैं ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाएं कि इस तरह का क्वेश्चन आया तो कैसे करना है। क्वेश्चन देंगे, मैकेनिज्म देंगे, स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है आपको बताएंगे, ठीक है। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो आप कहोगे कि मैम जो स्लोएस्ट स्टेप है वो सेकंड वाला है, तो आपका जो रेट लॉ होगा वो इसके हिसाब से लिखा जाएगा। तो आप रेट लॉ लिख दोगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स, फिर प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो NOCl2 जो है वो एक इंटरमीडिएट है, क्योंकि वो पहले स्टेप में बन रहा है और दूसरे स्टेप में कंज्यूम हो रहा है। तो जो इंटरमीडिएट होता है वो आपके रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं आना चाहिए, जब आप ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे होते हो तो वो नहीं आना चाहिए। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, आप ऊपर वाली रिएक्शन में इक्विलिब्रियम दिख रहा है आपको, तो आप K इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालोगे। तो ये लाइन लिख लेंगे हम कि ये नहीं आता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में, मैम ने बता दिया। फिर K इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो यहां से हमने K इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाली प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशंस। अब यहां से आप NOCl2 की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। अब वो फाइनल रेट एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं आ सकता है, तो उसमें ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो इस रेट लॉ के अंदर ये जो रेट लॉ निकाला था इसमें NOCl2 की वैल्यू पुट कर दी। यहां से आपके पास में फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया। अगर आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो दैट दिस इज द फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है जो फाइनल है, जहां से आप ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपका ऑर्डर आ गया कितना, NO की रिस्पेक्ट में 2, Cl2 की रिस्पेक्ट में 1, और ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, सारे के सारे रिएक्टेंट्स की रिस्पेक्ट में कितना आ रहा है, 2 + 1 दैट इज 3। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है।
क्लियर? ऐसा एक क्वेश्चन अब आपको होमवर्क मिलेगा, वो क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है? यस, नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन मैं करा दूंगी, डोंट वरी। चलो, अब जो जो चीजें पढ़ी हैं उन चीजों को समझ भी लो। कहता सेकेंड स्टेप इटसेल्फ इज अ एलिमेंट्री प्रोसेस फॉर विच ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आर इक्वल। जो दूसरा स्टेप था जिससे रेट लॉ लिख रहे थे, इस टाइम पे हम क्या कह रहे हैं, उस एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर इक्वल होंगे, ठीक है? द इंटरमीडिएट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द ओवरऑल रेट इक्वेशन, जो मैम ने बोला वही चीज यहां पे बोली हुई है। फिर कहता द रेट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से आपने कहानी शुरू करी, बट द रेट कांस्टेंट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन मे नॉट बी इक्वल टू द रेट कांस्टेंट ऑफ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है? तो ओवरऑल जब आप रेट एक्सप्रेशन निकालोगे तो जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो आपका रेट कांस्टेंट होगा, फाइनल वाला, ठीक है? फॉर वन स्टेप रिएक्शन द ऑर्डर कोरेस्पॉन्ड्स टू द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। अगर एक वन स्टेप है तो फिर तो ऑर्डर जो है वो मॉलिक्यूलरिटी के इक्वल ही होता है, तो आपके कोफिशिएंट्स के इक्वल हो जाता है। इफ द ऑर्डर इज फाउंड टू कोरेस्पॉन्ड टू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट द रिएक्शन मे और मे नॉट बी सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है? ये जो है आपको सारी चीजें जितनी भी अभी तक मैंने समझाई है वो सब आपको यहाँ पे थ्योरी में भी मिल जाएगा, ठीक है? अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लो और लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, अब जो जो चीजें मैंने बताई, जैसे जैसे मैंने बताई वैसे वैसे अप्लाई करके ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका ऑर्डर आपको निकालना है। सारे रिएक्टेंट्स की रिस्पेक्ट में ऑर्डर भी चाहिए, ओवरऑल ऑर्डर भी चाहिए, कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर जरूर चाहिए। मैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व भी जरूर कराऊंगी, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा टाइप का होता है, तो इसलिए मैं करा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है? बट आप अपने आंसर जरूर देना, ये आपका स्लोएस्ट स्टेप है, ठीक है? परफेक्ट है, होमवर्क है, कर लोगे, बहुत बढ़िया, करके मैम को आंसर देना है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सुन लो, पढ़ लो अच्छे से। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ऐसे सवाल आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? क्वेश्चन को देख लो, ध्यान से पढ़ना, मैं पहले ही बता रही हूं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आंसर गलत हो सकता है, ठीक है? तो चलो पढ़ो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है? अब मैं शुरू करूं क्या? आई होप आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, कमेंट्स में बता दिया होगा, ठीक है? अब मैम का अप्रोच देख लो। पहला, हम नीचे से शुरू करते हैं, फोर्थ ऑप्शन से शुरू करते हैं, फिर ऊपर चलेंगे, ठीक है? फर्स्ट कहता है दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मे बी कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब होता है मल्टी स्टेप और एलिमेंट्री का मतलब होता है सिंगल स्टेप, ठीक है? पहली बात तो ये समझ लो। अब देखो, अब वो कहता कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि आपकी कोई एक ऐसी रिएक्शन है जिसका ऑर्डर जो है वो आपको 1 दिया हुआ है, ठीक है? अब ऑर्डर 1 है, अगर ऑर्डर 1 है तो आप नहीं कह सकते कि रिएक्शन सिंगल स्टेप है। हो सकता है मल्टी स्टेप रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर 1 आ गया हो, आ सकता है ना, बिल्कुल। तो यानी कि मैम हम ऑर्डर जब 1 दिया होता है तो हम अभी नहीं डिटरमाइन कर सकते कि एलिमेंट सिंगल स्टेप रिएक्शन है या मल्टी स्टेप है। ये दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं। हो सकता है कि मल्टी स्टेप हो और हो सकता है कि सिंगल स्टेप हो, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है अगर आपको ऑर्डर दिया होता है। अगर मॉलिक्यूलरिटी दी होती तो बात अलग थी, ठीक है? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मे बी कॉम्प्लेक्स, तो अगर ऑर्डर 1 है तो वो मल्टी स्टेप भी हो सकती है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी हो सकती है, या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन भी हो सकती है, सिंगल स्टेप भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर ऑर्डर दिया हुआ है तो आप नहीं कह सकते कि किस टाइप की रिएक्शन है, दोनों में से किसी का भी ऑर्डर 1 आ सकता है, ठीक है? तो यानी कि मैम ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, इधर सही लगा देती हूं, ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट बताना है। अब इसके ऊपर चलो, सी वाला, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बेटा अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो 0 है ना, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कहते कि अगर कोई रिएक्शन का ऑर्डर 0 है तो वो पक्का एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है। सोच के देखो, अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकता है कि ये मल्टी स्टेप हो और हो सकता है कि ये सिंगल स्टेप हो, ठीक है? अगर ये सिंगल स्टेप होती, अगर बेटा ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती तो मैम सिंगल स्टेप में तो मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो ऑर्डर के इक्वल होती है और ऑर्डर हमें 0 दिया हुआ है, तो यानी कि मैम
मॉलिक्यूलैरिटी भी जीरो होनी चाहिए थी, है ना? क्या आपकी मॉलिक्यूलैरिटी कभी जीरो आ सकती है? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? यानी कि मॉलिक्यूलैरिटी इक्वल टू जीरो नॉट पॉसिबल। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा एक मल्टी स्टेप रिएक्शन ही होगी। तो यानी कि ये नहीं हो सकती, ये हो सकती है। तो बिल्कुल यही बोला गया है कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है हमेशा, करेक्ट? तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट पे चलो। अब बायमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन, बेटा बायमोलिकुलर का मतलब है कि आपको यहां पे मॉलिक्यूलैरिटी 2 के इक्वल दी हुई है। अगर मॉलिक्यूलैरिटी दी हुई है किसी रिएक्शन की तो पक्का वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है? तो एक बायमोलिकुलर मल्टी एलिमेंट्री रिएक्शन मस्ट बी अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब मैम सिंगल स्टेप रिएक्शन है और मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, तो अगर सिंगल स्टेप है और मॉलिक्यूलैरिटी 2 है तो मैम यही तो उसके ऑर्डर के इक्वल भी तो होता है सिंगल स्टेप में। तो यानी कि मैम वो एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी है, यानी कि बेटा आपकी सेकंड वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट क्या कहता है? फर्स्ट कहता अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब आपको ऑर्डर दिया हुआ है, तो अगर रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो 2 है तो मैम अभी हम ऑर्डर से नहीं देख सकते कि सिंगल है या मल्टी है, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है। मल्टी स्टेप भी हो सकता है, सिंगल स्टेप भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। A second order reaction must be a bimolecular elementary reaction। कहता कि अगर ऑर्डर 2 है तो कंफर्म है कि वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है और उसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। अरे नहीं, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है? तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है और आपको इनकरेक्ट ही बताना था। तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिसने आपके ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, ठीक है? आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं इस क्वेश्चन से। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और खुद ट्राई करना, ठीक है? क्वेश्चन कहता है दैट द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन बिलो इज। नीचे जो आपको ऑप्शंस दिए हैं, एक रिएक्शन दी है, उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन बिलो इज, ठीक है? तो चलो देखते हैं किस किस का सही आंसर आता है। मुझे जरूर बताना कमेंट्स में कि ये जो 2 क्वेश्चंस के किस किस के आंसर सही आए थे, ठीक है? यस, तो आई होप आप सभी ने देख लिया होगा। मैम रिएक्टेंट है और 2 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ऑप्शन 2 मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू 2 करेक्ट आंसर है। सही है? सब कंफर्म कर रहे हैं ये बात? गलत है, ये बिल्कुल गलत है बेटा। क्यों गलत है? अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो क्यों गलत है। उसने बहुत ही चालाकी से आपको एक शब्द दिया, उस शब्द को ध्यान से देखना। साथ में तो बोलता मॉलिक्यूलैरिटी और साथ में क्या बोल रहा है? साथ में क्या बोल रहा है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। साथ में तो बोलता है मॉलिक्यूलैरिटी और साथ में कहता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अरे मॉलिक्यूलैरिटी तो सिंगल स्टेप की होती है, इसका मतलब है कि गलत बोल रहा है। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन ही नहीं हो सकती, इट हैज नो मीनिंग। तो बेटा ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इन 2 क्वेश्चंस के किन किन स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिए थे, सच सच मैम को बताना है। अगर गलत भी हुआ था तो उसको एक्सेप्ट करना सीखना है, ठीक है? तो पक्का एक्सेप्ट करके मैम को बताना। अगर गलत भी हुआ था तो कोई बात नहीं, गलत होता है, पहली बार में सबका गलत होता है। मेरा भी, मैं भी जब पढ़ रही थी तो मेरी भी क्वेश्चंस गलत होते थे, इट इज नॉर्मल, ठीक है? लेकिन एक बार गलती से सीख लो, वो सबसे अच्छी बात है। तो अपनी गलती से ही सीखते हैं, कभी भी अपनी गलतियां छुपाओ मत और बताने में मत घबराओ, आंसर देने में मत घबराओ। गलत है तो है, क्या फर्क पड़ता है? ओन इट, दैट इज द स्पिरिट, ओके? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो जीरोथ ऑर्डर की बात करते हैं। मैम जीरोथ ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बेटा अब ना अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस आती हैं, जैसे जीरो ऑर्डर, जिसे जीरोथ ऑर्डर के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरीके से ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है? हाँ, तो अगर आपके पास में कोई रिएक्शन जीरोथ ऑर्डर है तो बेटा यानी कि उसके n की वैल्यू कितनी है? 0। n की वैल्यू कितनी है? 0। और मुझे जीरोथ ऑर्डर देखते ही समझ आ गया कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि
सिंगल स्टेप रिएक्शन की तो कभी भी मॉलिक्यूलैरिटी जीरो नहीं हो सकती, तो ऑर्डर भी जीरो नहीं हो सकता है ना। यस, बहुत बढ़िया। तो अब हम जीरोथ ऑर्डर के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, ठीक है। डिटेल्ड डिस्कशन से मैम का मतलब है कि हम उसका रेट लॉ लिखेंगे, हम उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना सीखेंगे, हम प्लॉट्स भी ड्रॉ करेंगे, बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीजें करेंगे। अब देखो होगा क्या। सबसे पहले आप रेट लॉ लिखो, सबसे पहले आप रेट लॉ लिखो, यहां से शुरू करो, रेट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ हमें पता है दैट रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर n, है ना। ये होता है रेट ऑर्डर। अब जीरोथ ऑर्डर है, यानी कि मैम आपने हमें बता दिया कि n की वैल्यू जो है वो क्या है, जीरो है। अगर जीरोथ ऑर्डर है तो n की वैल्यू जीरो है, राइट। यस, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो बेटा यहां पर आपके पास में आ जाएगा r इज इक्वल टू k a की पावर n, और n तो जीरो है, यानी कि r जो है वो k a की पावर जीरो आ जाएगा, है ना। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट x की पावर जीरो जो होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। x की पावर जीरो जब भी होता है तो 1 के इक्वल होता है। मतलब कि अगर मैम ने बोला 2 की पावर जीरो तो वो भी 1 होगा, 3 की पावर जीरो वो भी 1 होगा, z की पावर जीरो तो वो भी 1, मतलब किसी की भी पावर में जीरो हो तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहां पे ये यूज किया कि x की पावर जीरो हो तो 1 होता है, यानी कि a की पावर में भी जीरो होगा तो दैट मींस 1। तो मैम r जो है वो किसके इक्वल आ गया, k के इक्वल आ गया। r जो है वो किसके इक्वल आ गया बेटा, k के इक्वल आ गया, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट नहीं है। तो मैम जो रेट है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा, ठीक है। ये आई थिंक यहां पर हमने डिराइव कर लिया है, परफेक्ट। अब बेटा यहां से आप मुझे जरा एक चीज बताइए कि यूनिट ऑफ रेट क्या होता था। मैम यूनिट ऑफ रेट जो होता था वो होता था, आर जो होता था किसके इक्वल होता था, आर वॉज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन डेल्टा आर बाय डेल्टा टी होता था, टाइम, जो फर्स्ट तरीके से हमने रेट निकालना सीखा था, याद है। डेल्टा ऑफ आर माइनस डेल्टा ऑफ आर अपॉन डेल्टा ऑफ टी होता था, है ना। यानी कि मैम अगर आप रेट की यूनिट निकालोगे तो आप कहोगे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हमने यूनिट निकालना सीखा था। अब देखो, अगर आपको कोई पूछे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा, रेट कांस्टेंट के क्या होगा जीरोथ ऑर्डर के लिए, तो आपको एक जनरल एक्सप्रेशन याद होगा, आपको एक जनरल एक्सप्रेशन याद होगा। वो जनरल एक्सप्रेशन क्या था जो मैंने आपको रेट कांस्टेंट का निकालना सिखाया था, मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, है ना। जहां पे n क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, जहां पे n क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। अब अगर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है, n अगर जीरो है, तो यानी कि मैम जो यूनिट आनी चाहिए वो मोल 1 माइनस 0 लीटर 0 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स आनी चाहिए, यानी कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आनी चाहिए। ध्यान से देखो, रेट की यूनिट और रेट कांस्टेंट की यूनिट दोनों इक्वल हैं, और अगर आप जीरोथ ऑर्डर के लिए देखोगे बेटा तो एक्चुअली रेट आपके रेट कांस्टेंट के इक्वल ही है, यानी कि दोनों की यूनिट्स इक्वल होने भी चाहिए, और वही आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। तो यानी कि मैंने आपको यहाँ पे प्रूव भी कर दिया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए दोनों की यूनिट्स भी सेम आ रही है, यानी कि ये जो आपने एक्सप्रेशन निकाला है ये बिल्कुल सही है। तो पहली चीज तो आपको ये फाइंड आउट करना आना चाहिए, कर लोगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। अब बेटा इसके बाद में आपसे पूछा जाता है ग्राफ। क्या पूछा जाता है, ग्राफ। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, किस किस के बीच में प्लॉट करेंगे, हम जो ग्राफ है वो प्लॉट करेंगे बिटवीन रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट के बीच में हम प्लॉट करेंगे। सारी चीजें हम जीरोथ ऑर्डर के लिए कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो बेटा, अगर आप रेट की बात करते हो तो रेट जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल है। आप कॉन्सेंट्रेशन को कितना भी बढ़ाओ, कम करो ज्यादा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैम रेट जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल है। अगर इस कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू 2 है तो वो 2 ही रहेगी, इंडिपेंडेंट है ये कॉन्सेंट्रेशन के।
राइट यस। तो जो प्लॉट आता है ना वो आपका प्लॉट कुछ ऐसा आता है, जो प्लॉट आता है वो कुछ ऐसा आता है, कांस्टेंट वैल्यू। क्या आता है? कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है। तो यहां से आप अपने पास एक नोट बना के लिखेंगे, यहां पर आप अपने पास एक नोट बनाकर लिखेंगे दैट फॉर zeroth order reaction, for zeroth order reaction, rate is independent, rate is independent of concentration of rate is independent of concentration of रिएक्टेंट, ठीक है। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा पूरा का पूरा टाइम। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वो ये है बेटा कि मैंने ना यहां पर ये दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ा है, क्योंकि कभी भी कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं हो सकती। आप किसी भी सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को जीरो नहीं कर सकते। सोल्यूशन तो पता नहीं कहां से नाम आ गया, आप कभी भी किसी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को जीरो नहीं कर सकते। अब अगर रिएक्टेंट है ही नहीं तो प्रोडक्ट कहां से बन रहा है ना, तो जीरो तो हो ही नहीं सकती, इसलिए आप ये दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हो, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलो एक बार रिवाइज करा देते हैं मैम। जीरोथ ऑर्डर में यानी कि आपके एन की वैल्यू जीरो है। रेट लॉ जो होता है वो ये होता है, एन की वैल्यू जीरो है, किसी भी चीज की पावर में जीरो होता है तो इसका मतलब होता है वो 1 के इक्वल है। तो मैम जब एन इक्वल टू जीरो है तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रेट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि रेट एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट होता है रेट एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, वो एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है रेट की, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे फर्क नहीं पड़ता। ऑल्सो मैम हमने यहाँ पे रेट की यूनिट निकाली और जो आपने हमें जनरल फॉर्मूला बताया था हमने उस फॉर्मूला से रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाली, तो दोनों इक्वल आनी चाहिए थी और दोनों इक्वल आ भी रही हैं, तो यानी कि आपने बिल्कुल सही बोला है, ठीक है। यस तो अब मैम थोड़ा सा मैम पानी पी रही हैं, आप तब तक इस चीज को लिख लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे, चलो यहां तक क्लियर हो गया है, लिख लिया है। अब जो जो चीजें मैंने बोली हैं यहां मिल जाएंगे। देखो द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट प्रोवाइड्स द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। पता है आप ना जब भी क्वेश्चन के अंदर आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो रेट कांस्टेंट की यूनिट को देख के आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा ऑर्डर है। देखा था ना हर एक ऑर्डर की अलग अलग रेट कांस्टेंट की यूनिट्स आती है, तो आप उससे फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा ऑर्डर है, ठीक है। आगे पढ़ो। The rate law provides the variation in rate with concentration. In zeroth order reaction, the rate is independent of, वो independent है of the concentration and remains constant throughout the reaction. ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो अब बेटा ग्राफ तो मैम ने बता दिया, तो इसको होमवर्क दे देती हूं, खुद से बना के देख लेना दोबारा से। रेट किसमें बनाना है? सेम वही वाला बनाना है जो मैम ने बताया था, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। खुद से भी बना के देख लेना, अभी बनाया था मैंने वही, ठीक है। चलो सिंस रेट इज नॉट डिफाइंड एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे आप रेट नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ही अगर जीरो है तो किस रिएक्शन की बात कर रहे हो, है ना। यस ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन मस्ट नॉट मेक अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वाई एक्सिस, इसीलिए मैम ने वो थोड़ा सा खाली स्पेस छोड़ा था, ठीक है। ये लाइन आप लिख सकते हो अगर आपको लिखनी है तो। इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस लीनियरली विद टाइम। ये तो नहीं समझ आया मैम, अब ये समझने के लिए बेटा आपको अब मैम के साथ में इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना पड़ेगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं, विच इज योर इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। तो अब हेडिंग लिखो, क्या इंटीग्रेटेड रेट लॉ की हेडिंग नहीं लिखी हुई है हमने? नहीं, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ, किसके लिए? फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन,
रिएक्शन। अब करना क्या है बेटा, ये कुछ स्टेप्स हैं, ध्यान से इन स्टेप्स को सुन लो क्योंकि यही स्टेप्स फर्स्ट ऑर्डर में फॉलो करने हैं, तो सेम टू सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अभी अगर समझ जाओगे तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो करना क्या है बेटा। हमने ना रेट को लिखने के दो तरीके सीखे थे, हमने रेट को निकालने के दो तरीके सीखे थे। याद है फर्स्ट कौन सा निकाला था? फर्स्ट मैम इंस्टेंटेनियस रेट, जिसमें आप रेट को कहते थे कि वो माइनस, मान लो हमने एक रिएक्शन ली है कि ए से बी आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। हमने ये रिएक्शन ली है और बेटा हमने जीरोथ ऑर्डर लिया है, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो हमने जीरो लिया है, एन जो है वो जीरो है। तो आपका रिएक्टेंट यहां पे ए है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अगर मैं आपसे इंस्टेंटेनियस रेट की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते थे मैम? रिएक्टेंट की टर्म्स में निकाल रहे हो तो माइनस लगाओगे, फिर डी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि ए की कॉन्सेंट्रेशन बाय डी टी। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गई जो आपने फर्स्ट रेट निकालना सीखा था। सेकंड बेटा हमने रेट लॉ से भी रेट निकालना सीखा था। तो सेकंड मैं आपको रेट लॉ से निकालती हूं। तो रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम क्या कहते थे? दैट आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू दी ए कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर एन। अब हमें पता है एन की वैल्यू जीरो है, यानी कि आर जो है वो के ए की पावर एन होगा, और मैम एन जीरो है तो यानी कि आर इज इक्वल टू के ए पावर जीरो। आई नो दैट x की पावर जीरो होता है तो वो 1 के इक्वल होता है, यानी कि r जो है वो किसके इक्वल है बेटा? k इंटू 1। तो r रेट जो है वो आपका k के इक्वल है। तो वो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब बेटा सेम ही रिएक्शन है ना, रिएक्शन तो ए से बी जा रही है, और मैम सेम रिएक्शन के हमने दो तरह से रेट एक्सप्रेशंस कैलकुलेट कर लिए। तो यानी कि मैं एक चीज कह सकती हूं कि नहीं, दैट 1 इज एक्चुअली इक्वल टू 2, क्योंकि दोनों है तो रेट है तो दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना। तो 1 इज इक्वल टू 2, इक्वेट कर दो, माइनस डी ए बाय डी टी, दिस विल बी इक्वल टू के, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस डी ए विल बी इक्वल टू के डी टी, ये हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव साइन को उस साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब आपका अमेजिंग सा स्टेप आने वाला है विच इज इंटीग्रेशन। तो अब आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है दोनों साइड्स, ठीक है। तो थोड़ी सी मैथ्स लगा लीजिए, आई एम सॉरी, थोड़ी सी मैथ्स लगा लीजिए बच्चे, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो अब आपको दोनों साइड्स इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब आप दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो डी ए इंटीग्रेट करो, डी ए विल बी इक्वल टू माइनस के डी टी, ठीक है। जब आप इंटीग्रेट करोगे बेटा तो ये जीरो टाइम से टी टाइम तक इंटीग्रेट करोगे। अब जब जीरो टाइम था तब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट तो था आपके पास में, तो उसको ले लो ए नॉट, और टी टाइम के ऊपर रिएक्शन होने के बाद में इसको ले लो ए टी, ठीक है। अब नहीं समझ आया तो मैम लिखवाएंगी, अब मैम लिखवाएंगी, ठीक है। देखो ध्यान से, ए नॉट क्या है? concentration of reactant at time is equal to 0। इनिशियली, बिल्कुल इनिशियली concentration of reactant जो है वो A नॉट है, ठीक है। AT क्या है? concentration of reactant at time T, T टाइम के ऊपर, इसको मैं टाइम इनिशियल लिख दूं, इनिशियली लिख देती हूं, ठीक है। तो ए नॉट क्या है? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली यानी कि टाइम इज इक्वल टू 0 पे, और ए टी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम, ठीक है। तो ए नॉट और ए टी समझ आ गया, यहां पे हमने इसको 0 से टी तक इंटीग्रेट किया। तो अब देखो इसको ना मैं अलग कर देती हूं, स्ट्रेट लाइन तो लगती नहीं है, ठीक है। चलो अब इसको फर्दर हमें इंटीग्रेट करना है, तो यही वाली चीज को आगे लिख लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग डी ए, और यहां था ए नॉट से ए टी,
ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस के, बेटा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, dt का इंटीग्रेशन होगा, तो इसको मैंने बाहर ले लिया और ये 0 से t तक इंटीग्रेट किया। अब जो मेरे बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए मैम सारे के सारे इंटीग्रेशंस जो जो यूज कर रहे हैं वो लिख देती हूं, ठीक है। नाउ अगर आप इंटीग्रेट करते हो यूजिंग, हम क्या यूज कर रहे हैं कि जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो dx का, तो dx का इंटीग्रेशन हमेशा x के इक्वल होता है। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज ऑलवेज इक्वल टू x, ठीक है। अब देखो इसको मैं यूज कर रही हूं, मैं इंटीग्रेट करूंगी तो आपको पता है दैट ये इंटीग्रेशन होगा मैम, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे इंटीग्रेशन ऑफ dA विल बी इक्वल टू a, और कहां से कहां तक लिमिट है, a0 से a t तक, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू माइनस के, तो बाहर आएगा, फिर इंटीग्रेशन किसका होगा बेटा, t फ्रॉम 0 टू t, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दिया, अब हम लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट्स जब आप पुट करते हो तो हमेशा ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली लिमिट को सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो ऊपर वाली लिमिट 80 थी तो 80 माइनस a0, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू माइनस के, बाहर आ गया, ऊपर वाली लिमिट t है, t में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। परफेक्ट है। अब इसको लिख लो बेटा, यहां से आप क्या कह सकते हो दैट a ऑफ t विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, a0 को उधर ले जाओ तो a0 माइनस के t, ऐसा लिख सकती हूं क्योंकि वो तो 0 ही है। तो ये जो आपके सामने आया बेटा, ये है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ये क्या है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये है आपका लिख देती हूं, दिस इज योर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ आता है। नहीं समझ आया तो अब मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि हमने किया क्या। हमने सबसे पहले एक रेट लॉ लिखा जीरोथ ऑर्डर के लिए, ठीक है, आर, और हमने जो इंस्टेंटेनियस रेट निकालना सीखा था वो लिखा। तो आपको हमेशा पहले इंस्टेंटेनियस रेट का एक्सप्रेशन लिखना है, फिर रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना है और फिर उन दोनों को इक्वेट करना है, चाहे जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही स्टेप्स करना, रेट लॉ लिखा मैंने और मैंने इंस्टेंटेनियस रेट लिखा। फिर क्योंकि दोनों सेम ही रिएक्शन किया तो इक्वल होने चाहिए, तो मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस डी को के डी टी के इक्वल ले लिया, एक एक्सप्रेशन ले आई, डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब यहां से क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और हमेशा आपको इंटीग्रेशन ही करना है। तो इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स यू विल गेट डी ए। अब लिमिट्स पुट करनी पड़ेगी, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो थी रिएक्टेंट की टू द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहां पे 0 टाइम से t टाइम तक, वेरिएबल तो टाइम ही है, कांस्टेंट है k, ठीक है। यहां पर a0 क्या है, at क्या है, मैम ने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो जब आप इंटीग्रेट करते हो तो बायो वाले बच्चे dx का इंटीग्रेशन हमेशा x के इक्वल होता है, यानी कि अगर मैं कभी इंटीग्रेशन ऑफ dy करूंगी तो y हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dA कर रहे हैं बेटा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जो आप यहां पे लिमिट्स पुट करते हो वो लिमिट्स जो है वो इसके अंदर पुट करनी होती हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे a0 से at लगा रहे हो तो यहाँ पे आपको लिमिट्स a0 से at पुट करनी होती है, तो हमने ये वाली चीज यूज की है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिमिट्स पुट की थी, तो इंटीग्रेशन ऑफ dA a आएगा, a0 से at माइनस के, क्योंकि कांस्टेंट है बाहर रहेगा, टाइम का इंटीग्रेशन हुआ और लिमिट्स पुट की 0 से t। हमेशा ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली सब्ट्रैक्ट होती है, तो पहले at में से a0 सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे t में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा। अब इसको उस साइड ले गई तो at जो था वो a0 माइनस के टी के इक्वल आ गया, और यही आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है, परफेक्ट। ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना आना चाहिए, इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। चलो अब आगे बढ़ो बेटा। अब आपको यहां से मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूं वो देखो। ग्राफ नहीं आया क्या, ठीक है, ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इसके आगे ना ग्राफ प्लॉट करेंगे। कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन आया है जीरो ऑर्डर के लिए उसको लिख लो, विच इज a ऑफ t इज इक्वल टू a0 माइनस के टी। अब देखो
लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, ठीक है। तो इसको अगर मैं उस इक्वेशन से रिलेट कराऊं तो y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है बेटा, इक्वेशन है आपकी स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। यस मैम। तो इसको जब आप रिलेट करोगे तो आप क्या कह सकते हो, मैम y एक्सिस पे आपका क्या आ रहा है बेटा, 80 आ रहा है। c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, तो जो आपका इंटरसेप्ट है वो क्या है, a नॉट है, a नॉट के इक्वल आ रहा है। और मैम जो x है, x एक्सिस पे हमारा टाइम आ रहा है, x एक्सिस पे आपका टाइम आ रहा है। और अगर ध्यान से देखो m क्या होता है बेटा, आपका स्लोप होता है। तो m जो होता है वो आपका स्लोप होता है, और जो स्लोप है वो आपका किसके इक्वल आ रहा है, माइनस k के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहां से एक ग्राफ प्लॉट करना चाहोगे, तो वो ग्राफ कैसा आएगा उसको देख लो। यहां पर एक हमने लाइन बनाई, अगर आप काफी बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन नहीं थी तो चलो मैम ने स्ट्रेट लाइन बना दी है। अब देखो एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, तो एक्स एक्सिस पे मैम ने टाइम बना दिया। वाई एक्सिस पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बना दिया। अब देखो अगर आप स्लोप ध्यान से देखोगे तो नेगेटिव स्लोप है, यानी कि जो लाइन आपका प्लॉट आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। और बेटा इसके अंदर ये जो आपका इंटरसेप्ट होता है ये आपका सी इंटरसेप्ट होता है, और ये किसके इक्वल दिखा रखा है, ए नॉट के इक्वल दिखा रखा है, तो ये आपका ए नॉट के इक्वल है, ठीक है। और जो ये आपके सामने है ये आपका स्लोप है, जो स्लोप होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है, और ये tan थीटा जो है वो आपका माइनस के इक्वल आ रहा है। ये जो tan थीटा है वो आपका माइनस के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये हमारे पास में प्लॉट आया वो एक स्ट्रेट लाइन है विद अ नेगेटिव स्लोप, ठीक है। एक बार फिर से बेटा, जो आपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखा, मैंने उस इंटीग्रेटेड रेट लॉ को एक लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर किया। जब मैंने उसको कंपेयर किया तो मुझे y एक्सिस पता चल गया क्या है, c इंटरसेप्ट किसके इक्वल आ रहा है, x एक्सिस किसके इक्वल आ रहा है, और स्लोप किसके इक्वल आ रही है। इन सबको यूज करके मैंने एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाई, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया, और वो मेरे पास इस तरीके से आया। स्लोप हमेशा tan थीटा के इक्वल होता है और इसलिए वो माइनस के इक्वल है, ठीक है। यही चीज बेटा आपको यहां पर बोली गई है, दैट इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस लीनियरली विद टाइम। ध्यान से देखो, अगर आप एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है, आपके रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बीतते हुए टाइम के साथ लीनियरली कम हो रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। तो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लीनियरली टाइम के साथ कम होती है, ठीक है। ये लाइन आपको यहां पर बोली गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो इसको ताकि सारी चीजें क्लियर रहें, ठीक है। परफेक्ट। अब देखो आगे, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मस्ट रिमेन द सेम इन द रेट लॉ एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ। हाँ, रेट कांस्टेंट की यूनिट तो बेटा सेम ही रहती है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। अगर आपके रेट कांस्टेंट की यूनिट है तो जीरो ऑर्डर के लिए हर जगह पे वो सेम ही रहेगी, ठीक है। यस, चलो अब हम हाफ लाइफ पीरियड फाइंड आउट करना सीखेंगे। अब ये हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, इस वर्ड से आपको समझ आ जाना चाहिए कि ऐसा टाइम जहां पर आपके रिएक्टेंट की हाफ कॉन्सेंट्रेशन रह जाए। मान लो पहले 5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन से आपने रिएक्शन को शुरू किया, ठीक है, 5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन से आपने रिएक्शन को शुरू किया था, तो ऐसा टाइम जहां पर आपके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 2.5 रह जाए वो होगा आपका क्या, हाफ लाइफ पीरियड। यानी कि मान लो मेरे पास में ना 10 कॉन्सेंट्रेशन थी रिएक्टेंट की, ठीक है, कुछ टी टाइम के बाद में ये 5 कॉन्सेंट्रेशन रह गई, तो यानी कि जो ये टाइम था इन दोनों के बीच का वो इसकी हाफ लाइफ होगी। वो क्या होगी, इसकी हाफ लाइफ होगी, तो ये टी हाफ हो जाएगा। अब अगर 5 से आगे 2.5 में चला गया तो यहां पर भी जो टाइम होगा उसको हाफ लाइफ कहेंगे, और इस हाफ लाइफ के लिए जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी वो
रिएक्टेंट की 5 होगी, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग हाफ लाइफ चलती रहती हैं, ठीक है। तो हाफ लाइफ क्या होता है कि एक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से कितने टाइम में वो हाफ ऑफ दैट कॉन्सेंट्रेशन आ गया, उस टाइम को हाफ लाइफ कहा जाता है, ठीक है। अब बेटा ये जो टाइम है टी हाफ जो है, अब आप कहोगे मैम ये वाला टी हाफ और ये वाला टी हाफ इक्वल होगा क्या? बेटा ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ आएंगी। अब देखो नेक्स्ट हम हाफ लाइफ पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कैलकुलेट करना चाहते हैं। मुझे पता है हाफ लाइफ क्या होता है, आई नो दैट एट टी हाफ अगर आपको पता है कि ए नॉट जो है वो क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आपको ये पता है कि टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की और ए टी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, है ना, यस एट टाइम टी। अब आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, हाफ लाइफ। अगर आप हाफ लाइफ कैलकुलेट कर रहे हो यानी कि ए नॉट तो आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही रहेगी, लेकिन जो टी टाइम है यानी कि टी इज इक्वल टू 0 पे तो यही कॉन्सेंट्रेशन रहेगी। लेकिन आपको एक चीज पता है ना, अगर ये टी हाफ बन जाए, अगर हाफ टाइम पीरियड के बाद में आप देखना चाह रहे हो तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की वो ए नॉट बाय 2 होनी चाहिए, क्योंकि हाफ लाइफ को ऐसे ही डिफाइन करते हैं ना, वो पॉइंट जहां पे हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हाफ हो जाए। तो टी हाफ क्या होगा, जहां पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की हाफ कॉन्सेंट्रेशन रह जाएगी। इतना आपको समझ आ रहा है? तो बस कुछ नहीं करना, इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो आप कैलकुलेट कर चुके हो उसको लिख लो। आई नो दैट इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट, A of t is equal to A naught minus k t। अब अगर हाफ लाइफ के लिए बात कर रहे हो तो ये वाली वैल्यूज को इसमें पुट करना है। क्या लिखना है, t is equal to t हाफ। अगर t हाफ के इक्वल है तो A of t जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, A नॉट बाय 2k, A नॉट बाय 2k, है ना। तो ये दोनों इस इंटीग्रेटेड रेट लॉ में पुट कर दो। तो मैम AT की वैल्यू आ जाएगी A नॉट बाय 2, ए नॉट तो ए नॉट ही रहेगा, माइनस के टी हाफ। बस अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, इस के टी हाफ को यहां पे ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो यू कैन से दैट के टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2। तो इसका मतलब है दैट के टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2। पूरा सॉल्व करके दिखाऊं क्या? चलो पूरा ही सॉल्व कर लो बेटा। 2a नॉट माइनस ए नॉट बाय 2, एलसीएम ले लिया था पूरा, फिर के टी हाफ जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2a नॉट में से एक ए नॉट गया तो ए नॉट बाय 2, और बेटा टी हाफ जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए नॉट बाय 2k के, ए नॉट बाय 2k के आपका ये इक्वल आ गया। तो यानी कि एक जीरो ऑर्डर, इसको क्या लिख सकते हो, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है, हाफ लाइफ है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर आप एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ की बात करो तो वो किसके इक्वल होती है, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है रिएक्टेंट के उसके डिवाइडेड बाय 2k, जहां पे k क्या है, रेट कांस्टेंट है, k क्या है, रेट कांस्टेंट है। ओके परफेक्ट। तो यानी कि अब आप यहां पर क्या देख रहे हो, अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या किया हमने। ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, एटी आपकी कॉन्सेंट्रेशन है कुछ टी टाइम पे। हाफ लाइफ वो होती है जहां पर जिस टाइम के बाद में आपके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाफ रह जाए। तो अगर हम टी को टी हाफ ले रहे हैं तो उस पॉइंट पे जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो हाफ हो गई होगी, तो इनिशियल बाय 2 हो गई होगी। तो ये दोनों चीजें मैंने इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अंदर पुट कर दी। तो जब आपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ में ये पुट की तो यहां से आपके पास में टी हाफ का एक्सप्रेशन आ गया ए नॉट बाय 2k। यानी कि आप यहां पर क्या देख रहे हो बेटा, दैट हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन depends
ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां से आपने ये देखा कि हाफ लाइफ जो है ना आपके जीरोथ ऑर्डर में, वो डिपेंड करती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, यानी कि जितना ज्यादा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी हाफ लाइफ भी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रही है तो हाफ लाइफ भी कम होती रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आपके पास में पहले कोई चीज 10 थी और इसके अंदर आपका टी हाफ मान लो 10 मिनट लग रहा था और फिर आपके पास में 5 कॉन्सेंट्रेशन हो गई, तो इसकी हाफ लाइफ तो 10 मिनट्स है। अब अगर आप 5 से भी आधा कर रहे हो यानी कि 2.5 कर रहे हो, तो जो ये टी हाफ होगा ना वो बेटा, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो हाफ लाइफ भी 10 मिनट से कम होगी, लेट अस से 5 मिनट होगी, ठीक है। और फर्दर कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, अगर ये मान लो 1.25 हो गई तो ये हाफ लाइफ बेटा और कम हो जाएगी, 2.5 मिनट्स हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे आपकी हाफ लाइफ भी कम होती रहेगी, ठीक है। यस, तो अब अगर आपको कभी क्वेश्चन में प्लॉट करना आ जाए ग्राफ, तो आप ग्राफ प्लॉट करना सीख लो। ग्राफ प्लॉट करना है आपको किसके बीच में? एक सेकेंड रुक जाओ, बस एक सेकेंड रुक जाओ। अब आपको हाफ लाइफ, अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल लिख लो या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख लो, क्योंकि हर टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज ही हो रही होगी, राइट। यस, तो इसको मैं ए टी लिख देती हूं, ठीक है, परफेक्ट। तो यहां से अगर आप प्लॉट ड्रॉ करोगे तो ये प्लॉट कैसा आएगा बेटा? ये है आपका टी हाफ और ये है आपका, नहीं, जस्ट अ सेकेंड, y इज इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा, तो एम ये हो जाएगा एक्स एक्सेस। हाँ, तो ये आपकी इनिशियल, मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी रिएक्टेंट की और ये हाफ लाइफ हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको कैसे समझोगे? हमें पता है दैट टी हाफ जो है दैट इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2k, ए नॉट बाय 2k। तो अगर आप एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ इसको रिलेट करोगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स के साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं, है ना। और अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो y एक्सिस जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? टी हाफ, और x एक्सिस पे आपके आ जाएगा a नॉट, और जो स्लोप है आपकी वो क्या हो जाएगी बेटा? m आपकी स्लोप होगी, और स्लोप हो जाएगी आपकी 1/2k के इक्वल, है ना, ठीक है। तो अब ये तो पॉजिटिव स्लोप के साथ ही होगा, यानी कि ये प्लॉट जो है वो आप ऐसे रीड करोगे, ये प्लॉट आप ऐसे रीड करोगे। जैसे जैसे आपका टाइम कम हो रहा है, देखो टाइम ऐसे नीचे नीचे कम हो रहा है, जैसे जैसे आपका टाइम टी हाफ, जैसे जैसे आपकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन इस साइड कम हो रही है, तो यानी कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है उसके कोरस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ भी कम हो रही है, ठीक है। तो ये आपका प्लॉट होगा बिटवीन दी हाफ लाइफ एंड दी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी रिएक्टेंट, ठीक है। यस, तो ये ग्राफ्स जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब देखो ये रहा आपके पास में हाफ लाइफ, जो भी मैम ने चीजें बताई हैं वो सब रिलेट करना, मतलब रीड कर लेना इसको। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू बिकम हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू इज नोन एज द हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। A reaction can have infinite number of half lives and the magnitude of half lives may not be same. हाँ, उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता, डिफर करता रहता है। अभी मैंने आपको दिखाया जैसे जीरोथ ऑर्डर में वो चेंज होता रहता है, ठीक है। चलो अब बेटा एग्जाम्पल्स हैं कुछ आपके पास में जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स आपसे जनरली पूछे जाते हैं, तो अब आपको क्या देखना है उसमें ध्यान से देखो। मोस्ट ऑफ दी हेट्रोजेनस कैटालिटिक रिएक्शंस जो होती हैं वो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। जैसे कि आपने इस तरीके से रिएक्शन देखी होगी, जब आप इसका हाइड्रोजनेशन करते हो निकल की प्रेजेंस में, तो ये आपको CH3 दे देता है ना। तो इस तरह की जो आपके कैटालिटिक रिएक्शंस होती हैं ये आपकी किसका एग्जांपल होती है? हेट्रोजेनस कैटालिटिक रिएक्शंस जो होती हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। तो एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शंस, जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस जैसे कि मान लो आपके पास में इस तरीके से कोई एल्केन है, आपने Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में अगर आपने किया तो आपके पास में मान लो यहां क्लोरीन लग गया,
या फिर आपके पास में यहाँ क्लोरीन लग गया, तो ये क्या है, आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शंस है। और जो ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं ये भी आपकी जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल होती है। ठीक है, यस, कर लेंगे यहाँ तक, कोई इशू नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसके बाद में आपके पास में एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कहता है दैट कैलकुलेट द टाइम नीडेड फॉर द 70% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और आपको हाफ लाइफ भी दी हुई है, और आपको हाफ लाइफ भी दी हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूं, जरूरी नहीं है कि आप सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट क्लास में मैं ये आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी। ठीक है, कुछ चीजें तो ऐसी होनी चाहिए जो आप पे छोड़ के जाऊं, और खुद ट्राई करना। ठीक है, ट्राई करना, आंसर लिखना नहीं आएगा, डोंट वरी, ये हम नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये एक होमवर्क क्वेश्चन है। इस तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिंट दे देती हूं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इसमें यूज करना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इसमें यूज करना है। अब ट्राई करो इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करोगे, फिर मैम तो है ही, मैम तो करवा ही देंगी। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो ठीक है बेटा, इसके साथ हम अपने सेशन के एंड पर आ गए हैं, हम अपने सेशन के एंड पर आ गए हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास में सारी चीजें समझ आई होंगी। जो भी चीज नहीं समझ आई उसको फिर से देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरोथ ऑर्डर समझ आएगा तभी फर्स्ट ऑर्डर के तरीके समझ आने वाले हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर इससे थोड़ा हाई लेवल होगा। ठीक है, और उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आपको अपना अप्रोच सही रखना है। तो हर एक चीज खुद से ट्राई करना, जो भी डेरिवेशंस किए हैं यू हैव टू सॉल्व देम बाय योरसेल्फ। ठीक है, यस। तो जाने से पहले एक अमेजिंग सी चीज, जैसे मैंने आपको बोला है, मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अगर मैं आपसे कभी किसी ग्लास ऑफ वाटर लूं, मैं आपसे एक ग्लास ऑफ वाटर लूं और मैं आपसे पूछूं कि ये क्या आप अपने हाथ पे होल्ड कर सकते हो, क्या इसका वेट इतना ज्यादा है कि आप इसको होल्ड कर सकते हो? ठीक है, तो आप क्या कहोगे, मैम पानी का ग्लास है, हम अपने हाथ में इसको होल्ड कर सकते हैं, है ना, ज्यादा वेट नहीं होता उसका, हम उसको होल्ड कर सकते हैं। बेटा आप उसको 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट होल्ड कर सकते हो, उसका वेट नहीं मैटर करता, उसको आप कितनी टाइम तक अपने हाथ पे होल्ड करके रखते हो वो मैटर करता है ना। अगर आपने उसको मान लो 7 से 8 घंटे इसी तरह से होल्ड करके रखा तो फिर आप नहीं होल्ड कर पाओगे, है ना। तो जिस तरीके से आप उस ग्लास ऑफ वाटर को बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करके नहीं रख सकते, वैसे ही अगर आपकी लाइफ में कभी कोई डिमोटिवेशन आया है, कभी कोई फेलियर आया है, तो उसको होल्ड करके नहीं रखना है, थोड़ा टाइम होल्ड करके रखो, फिर उसको लेट गो कर दो। क्योंकि जितनी देर आप उसको अपने अंदर रखोगे उतना ज्यादा, जैसे वो आपको पेन करने लग जाएगा ना ग्लास ऑफ वाटर, सेम उसी तरह से वो फेलियर भी आपको पेन करने लग जाएगा। पेन नहीं होने देना है, तो जस्ट लेट इट गो। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, थोड़ा मोटिवेट हुए होगे। तो अगर मोटिवेट हो गए हो तो पढ़ाई कर लेना। ओके, चलो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट।